Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण का यह पार्ट 3 है। इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं और एकदम अच्छे से समझना शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो वायु प्रदूषक होते हैं, सबसे पहला वायु प्रदूषक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण दूसरा वायु प्रदूषक कौन होता है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था NOx या आप कहिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और चौथा वायु प्रदूषक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चौथा वायु प्रदूषक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC गैस कहते हैं। C से होगा क्लोरीन, F से होगा फ्लोरीन और C से होगा कार्बन। ये क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन जब उत्सर्जित होता है तो यह वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडल में ओजोन गैस की जो परत बनी है उसके क्षय को प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले तो ये जानिए आप कि जो ये CFC गैस निकलता है या CFC गैस निकलता है और वायु में जाके वायु को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है, अर्थात यह भी वायु प्रदूषण के लिए क्या है? जिम्मेदार है। लेकिन इसके अलावा एक काम ये और करता है, जब CFC का उत्सर्जन होता है तो वायुमंडल में पहुँच जाती है समताप मंडल। ठीक है, सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल आ जाता है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आयनोस्फीयर आ जाता है और लास्ट में एक्सोस्फीयर आ जाता है। ये वायुमंडल के 5 परत हैं। इन 5 परतों में से जो दूसरी परत है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिसे समताप मंडल कहते हैं, इसी में होती है एक ओजोन लेयर। और इस ओजोन लेयर को जाके जो है क्षय कर देता है, उसको काट देता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए, ओजोन परत के बारे में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है वो होती क्या है। देखिए, जैसे सबसे पहले ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब दोनों मिल जाते हैं तो बनाता है ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण होता है? ओजोन गैस का। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे इसी वायुमंडल में ऑक्सीजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब क्रिया करता है तो ये दोनों क्रिया करके निर्माण करते हैं ओजोन गैस का। और यह ओजोन गैस समताप मंडल में जाके एक परत बना लेती है, इस तरीके से मोटी सी परत बना लेती है कौन? ओजोन गैस। अब दोस्तों, जो ओजोन परत बना लिया इस गैस ने, ओजोन गैस ने, इसने जो है प्रतिक्रिया किया ऑक्सीजन के एक अणु से और ऑक्सीजन के एक परमाणु से, और इसने बना लिया क्या? एक ओजोन गैस बना लिया। और यही ओजोन गैस जो है ऊपर समताप मंडल में जाके एक ओजोन परत बना लिया। ढेर सारे ओजोन गैस एक जगह पे क्या हो गए? इकट्ठा हो गए और बन गया क्या? ओजोन परत का निर्माण हो गया। अब यह हमको जानना है कि ओजोन परत होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, यह ओजोन परत जो होती है यह मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है, या आप कह सकते हैं कि जीवों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक ही नहीं बल्कि यह जीवन रक्षक है, यानी मनुष्यों के जीवन की रक्षा करने वाला होता है ओजोन परत। लेकिन कैसे? तो देखिए दोस्तों, कैसे यह ओजोन परत जो होता है मानव के जीवन की रक्षा करता है। तो देखिए, ये जो ओजोन लेयर होता है, सूर्य से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक को कहते हैं पराबैंगनी किरण A, एक को कहते हैं पराबैंगनी किरण B, एक को कहते हैं पराबैंगनी किरण C, यानी अल्ट्रा वायलेट किरण A, अल्ट्रा वायलेट रेज B, अल्ट्रा वायलेट किरण C। तो जो अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हीं का अवशोषण कर लेता है कौन? उन्हीं का अवशोषण कर लेता है ओजोन परत। और जो अल्ट्रा वायलेट किरण होती हैं उनको छान के शुद्ध किरणों को केवल नीचे भेजता है। और यह अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं यह बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं। अगर यह किरणें ओजोन परत के द्वारा अवशोषित ना की जाएँ और वायुमंडल में आ जाएँ, पृथ्वी पर आ जाएँ, तो तमाम प्रकार के रोग जो होते हैं हो जाते हैं। और मानव को तो त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, इस तरीके के खतरनाक बीमारी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे कि ओजोन का काम ही है कि इन तीनों को रोकना। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे खतरनाक जो रेज होती है वो पराबैंगनी किरण C होती है। और सबसे खतरनाक वाले को ओजोन लेयर पूरी तरीके से क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, उसको थोड़ा भी नीचे जाने नहीं देता है। अर्थात यहाँ पे जब ओजोन अल्ट्रा वायलेट किरण C को ओजोन नीचे नहीं जाने दिएगा तो ज़मीन पे नहीं आएगा, तो मनुष्यों के लिए ज़्यादा खतरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अल्ट्रा वायलेट A जो है वो कम खतरनाक है, कम हानिकारक है। अगर अल्ट्रा वायलेट A नीचे आ गया तो उससे केवल आपकी त्वचा में झुर्रियाँ हो जाएंगी, त्वचा जो है लाल हो जाएगी, त्वचा में झुर्रियाँ हो सकती हैं। अल्ट्रा वायलेट B जो है इसको 90% जो है ये ओजोन परत क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और 10% जो है केवल क्या करता है? पृथ्वी पर भेजता है या पृथ्वी पर चले आते हैं। बाकी ज़मीन पर जो आ जाता है उससे जो है मनुष्यों के लिए कुछ दिक्कतें होती हैं। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक किरण जो है अल्ट्रा वायलेट C है। ठीक है, कौन है? अल्ट्रा वायलेट C है। यह जीवधारियों पर प्रभाव डालता है, त्वचीय कैंसर, इस मतलब जैसे अगर आ गया तो त्वचीय कैंसर हो जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है,
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। जीन तक परिवर्तन हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि तक क्या हो जाती है, रुक जाती है अगर अल्ट्रावायलेट किरण सी चली आई तो। इसके अलावा देखिए सबसे अधिक हानिकारक, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, और पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाएंगी अर्थात पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है अल्ट्रावायलेट सी को। अगर यही पृथ्वी पर आ जाती तो त्वचा का लाल होना, आंखों में जलन होना, त्वचीय कैंसर, मोतियाबिंद, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास, पौधों की वृद्धि में रुकावट, जीन परिवर्तन इत्यादि के लिए क्या होती, जिम्मेदार होती। ठीक है, तो ये आपको जानना है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जो अल्ट्रावायलेट सी है उसको लाल रंग से दिखाया गया है, यानी अल्ट्रावायलेट सी जो है बहुत ही खतरनाक होती है, और इस खतरनाक किरण को क्या कर लिया जाता है, ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए एक किरण जो है कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी तक पहुँचे, ये आपकी पृथ्वी बनी है, इस पृथ्वी तक जो है केवल अल्ट्रावायलेट बी पहुँच रहा है थोड़ा सा, और अल्ट्रावायलेट बी के 90% को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा, और ओजोन छिद्र के कारण केवल 10% जो होता है वो क्या पहुँच जाता है, पृथ्वी तक। ठीक, तो ये भी खतरनाक होता है, इसके द्वारा भी त्वचा कैंसर होता है, आंखों में जलन होती है, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे खतरनाक अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आप अल्ट्रावायलेट सी ही बताएंगे। उसके अलावा देखिए अल्ट्रावायलेट ए होता है, जो ये तो अपना जो है ओजोन लेयर के द्वारा पहुंच जाता है, लेकिन ये कम खतरनाक होता है, इससे केवल त्वचा पर झुर्रियाँ ही होती हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें निकल रही हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 में अल्ट्रावायलेट सी जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। यह बिल्कुल नहीं पहुंचती है, अल्ट्रावायलेट बी जो है 10% पहुंच जाती है, और अल्ट्रावायलेट ए जो है पूरा पहुंचे चाहे कुछ ना पहुंचे, यह हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। और हमने आपको बताया है कि सबसे पहला मंडल है ट्रोपोस्फियर, दूसरा मंडल है स्ट्रेटोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर है वो 0 से लेकर एक तरफ तो 10 किलोमीटर है, और एक तरफ 0 से लेकर 18 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर या 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है स्ट्रेटोस्फियर, और इसी में एक लेयर बन गया है ओजोन का। ओजोन के एक अणु से और ओजोन के एक परमाणु से प्रतिक्रिया करके ओजोन गैस का निर्माण हो गया, और यही ओजोन गैस एक ओजोन लेयर का निर्माण कर दी है, जो कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फियर में है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेस परावैंगनिक किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। और जब पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंचेंगे नहीं तो मानव क्या रहेगा, सुरक्षित रहेंगे, जीवधारी क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, किसी को त्वचीय कैंसर नहीं होगा, पौधों की वृद्धि आराम से होगी, किसी को जल्दी मोतियाबिंद नहीं होगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी रहेगी, त्वचा लाल नहीं होगी, त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आंखों में जलन नहीं होगा। तो ये होता है आपका ओजोन। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि ओजोन का विनाश कैसे हो रहा है, ओजोन में छिद्र भी हो रहा है। तो ओजोन में छिद्र के जो 2-3 गैसें सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, तो सबसे पहली गैस है कि ओजोन में छिद्र का सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण यह वायुमंडल में पहुंच जाता है समताप मंडल में, और ओजोन गैस परत को क्या करता है, क्षय प्रारंभ कर देता है। और अगर ओजोन परत में क्षय हो गया, उसमें छिद्र हो गया, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण बी हो चाहे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण ए हो, पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे, और पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो तापमान में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी, और तापमान अगर बढ़ जाएगा तो चर्म कैंसर यानी त्वचीय कैंसर होने की संभावना रहेगी, मोतियाबिंद होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा ढेर सारे रोग, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, ऐसे तमाम प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन होता है, जो आप लोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज चलाते हैं उससे होता है, जो एसी चलाते हैं उससे होता है, जो परफ्यूम्स यूज करते हैं हम लोग उसमें भी जो है हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन होता है, HFC होता है, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन होता है। तो ये सब जाके समताप मंडल में, जैसे ये समताप मंडल आपका यहाँ पे है, तो ओजोन लेयर देखिए इतनी मोटी है, तो इतनी मोटी है तो यह जाके क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जैसे CFC गया तो इस तरीके से छिद्र कर देगा, इतना आपका ओजोन लेयर क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना जब खत्म हो जाएगा आपका, तो थोड़ा सा जो ओजोन लेयर बचा है, जो यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, इसमें से आपका परावैंगनिक किरण जो यहाँ से आ रही है सूर्य से, वो परावैंगनिक किरण इसमें से आते आते कहाँ पे आ जाएगी कहाँ पे आ जाएगी, पृथ्वी पर आ जाएगी। और जब परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर आ गई तो क्या होगा, तो सारे के सारे जीवधारी जो होंगे मर जाएंगे, उनको कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो देखिए, तो ये छिद्र कर कौन रहा है, सबसे बड़ी बात है कि यह छिद्र कर कौन रहा है, तो यह छिद्र कर कौन रहा है, तो यह छिद्र CFC कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन छिद्र के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन है, तो आप बताएंगे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा भी ओजोन क्या होता है, ओजोन में छिद्र होता है, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, उनके द्वारा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार CFC गैस ही है। अब देखिए, पहले आप CFC गैस का प्रयोग करते थे रेफ्रिजरेटर और AC में, क्योंकि CFC गैस जो है ओजोन में छिद्र करने लगी, तो इसलिए हम लोग CFC के जगह पे वर्तमान में HCFC प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, HCFC यानी हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे वायुमंडल के ओजोन परत को कम हानि पहुंचाता है। जितना हानि CFC पहुंचाता था उससे बहुत कम हानि HCFC पहुंचाता है, इसीलिए हम लोग ओजोन मैत्रीपूर्ण कारक किसे कहते हैं, HCFC को कहते हैं। अब जैसे रेफ्रिजरेटर और AC फ्रिज में जो है हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब से यूज किया जाने लगा, तब से जो है ओजोन लेयर को बहुत कम जो है
हानि पहुंच रही है, कम क्षय हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ओजोन का मित्र है। HCFC क्या है? ओजोन का मित्र है, अर्थात ओजोन मैत्रीपूर्ण कारक है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट। ओजोन परत के क्षरण का प्रथम प्रमाण 1985 में फारमन द्वारा अटलांटिका के ऊपर दिया गया। यानी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसको सबसे पहले किसने बताया? 1985 में फारमन ने बताया। ओजोन परत की औसत मोटाई 300 डाप्सन है। देखिए, ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डाप्सन में मापते हैं, यह इसकी इकाई है। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा कि ओजोन परत की औसत मोटाई को हम किस में नापते हैं, तो किस में नापते हैं? डाप्सन में। और अगर 300 डाप्सन है तो समझ लीजिए कि ओजोन परत जो है एकदम क्या है? सही है। जैसे 300 डाप्सन हो तो समझ लीजिए कि ओजोन परत क्या है? सही है, अगर इसकी मोटाई है। जहाँ पर यह मोटाई 100 डाप्सन हो जाए, जहाँ पर यह मोटाई 100 डाप्सन हो जाए, वहाँ पर हम मान लेते हैं कि ओजोन छिद्र का निर्माण हो गया। यानी जहाँ पर भी, जैसे ये मान लीजिए 300 है तो इसको 3 पार्ट में आप बना दीजिए, और 3 पार्ट में जहाँ पर भी ऐसे 2 पार्ट जो है आपका क्या हो गया? गायब हो गया, CFC गैस के कारण या ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है इसका क्षरण हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बच ही कितना रहा है? तो बच रहा है यहाँ पे इतना। तो इतना कितना है? 100 डाप्सन है। तो यहाँ पे 100 डाप्सन बना है, इसका मतलब यहाँ पे CFC के कारण ओजोन छिद्र का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। अब आगे देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कुछ समझौते किए गए। पूरे विश्व के द्वारा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कुछ क्या किया गया? समझौता किया गया। तो इसमें सबसे पहला समझौता कौन किया गया? वियना समझौता किया गया, जो कब किया गया? 1985 में प्रस्ताव रखा गया और 1988 से इसे क्या किया गया? लागू किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि ओजोन परत के लिए सबसे पहला समझौता कौन किया गया, तो आप बताएंगे वियना समझौता किया गया। इस समझौते में कई देश शामिल हुए थे और कई देशों ने यह मतलब कहा कि हम लोग CFC का उत्पादन जो है बहुत कम करेंगे, और हम लोग AC और फ्रिज में CFC नहीं बल्कि हाइड्रोजन CFC का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह जो है ओजोन परत के लिए कम हानिकारक है, यह ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वियना समझौता में ऐसे ही बहुत सी चीज़ों में बात हुई थी कि हम लोग CFC का प्रयोग ना करके या CFC का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछेगा कि सबसे पहला समझौता कौन हुआ था जो कि ओजोन परत से संबंधित था, तो आप बताएंगे वियना समझौता। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये भी एक समझौता है, मॉन्ट्रियल समझौता है। ठीक है, जो मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, और इस प्रोटोकॉल के द्वारा भी कुछ प्रोटोकॉल बताए गए थे कि हम जो है CFC का प्रयोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे, या CFC का प्रयोग हम बहुत कम करेंगे AC और फ्रिजों में, बल्कि हम HCFC का प्रयोग करेंगे, जो कि पर्यावरण के लिए क्या है? ओजोन परत के लिए क्या है? कम नुकसानदायक है। तो इस तरीके का ढेर सारा समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो आपसे पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। अब देखिए, चूंकि यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था, तो इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, परंतु परत के रूप में इसका संकेंद्रण सर्वाधिक जो होता है वो 20 से 35 के बीच में पाया जाता है। देखिए, आपको समझा दें कि जैसे ये आपका ओजोन ये समताप मंडल है, समताप मंडल है, ये 10 से लेकर यहाँ पे 10 किलोमीटर शुरू होता है, तो यहाँ पे कितना है? 50 किलोमीटर। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका है समताप मंडल, या इसी को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। लेकिन 10 के बाद 10 और छोड़ दीजिए, 20 आ जाएगा, और 20 से लेकर 15 इधर रहने दीजिए, 20 से 35 के बीच में। यहाँ पे मान लीजिए 20 है और यहाँ पे क्या है? 35 है। तो 20 से 35 के बीच में सर्वाधिक जो है इसका परत है, सर्वाधिक मोटाई इसकी 20 से 35 किलोमीटर के बीच में है, जहाँ पे संकेंद्रण है। इधर भी ओजोन लेयर है, इधर भी है, लेकिन इधर और इधर बहुत कम है, और यहाँ पे पूरा मोटा सा आपको ओजोन लेयर दिखाई देगा, जहाँ पे ओजोन का एक अणु और ओजोन का एक परमाणु मिला के ओजोन गैस का निर्माण करके ओजोन परत का निर्माण किया है। ठीक है, अब आगे है, ओजोन परत की सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजों में जो कूलेंट आप डालते हैं, प्रशीतक डालते हैं, तो फ्रीजों में कूलेंट के रूप में भरे जाने वाली गैसों का वितरण या बांटना, जिसे आप विपणन कहते हैं, सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। इसमें HCFC गैस होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग CFC गैस का प्रयोग करते थे कूलेंट में। जो कूलेंट आप कहते हैं ना कि फ्रिज में गैस खत्म हो गई, अर्थात कूलेंट खत्म हो गया है, और उस कूलेंट में हम लोग पहले CFC गैस का प्रयोग करते थे, जो बहुत ही हानिकारक होता था। लेकिन अब जो है एक मेफ्रॉन ब्रांड आ गया है, तो मेफ्रॉन ब्रांड जो है HCFC जो है देता है, यानी हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन देता है, जो कि ओजोन लेयर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो इसी गैस का प्रयोग हम प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में करते हैं।
अगला है ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। अगर बसंत ऋतु है, बरसात है, बसंत ऋतु है, तो बरसात में यह सबसे ज़्यादा मोटा हो जाता है और जाहिर सी बात है बरसात में मोटा होगा ही। सितंबर से अक्टूबर में इसमें ज़्यादा कमी आती है। ठीक है, ओजोन के नापने की इकाई हमने आपको बता दिया कि डाप्सन है। जैसे 300 डाप्सन अगर है तो 300 डाप्सन है तो मान के चलिए जो है कि उसकी औसत मोटाई सही है। अगर 100 डाप्सन है तो इसका मतलब छिद्र वहाँ पे है। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान CFC करती है। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान कौन करता है? CFC, यानी ओजोन परत का सर्वाधिक क्षय या ओजोन परत में छिद्र का कारण कौन सा गैस है? तो CFC गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है, यानी भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। और श्रीनगर के अलावा त्रिवेंद्रम में चले जाइए केरल के तरफ, तो वहाँ पे ओजोन परत की मोटाई सबसे कम है। तो जहाँ पे कम है वहाँ पे कैंसर वैंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुँचाते हैं उन्हें ओजोन परत का मित्र कहा जाता है या ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहते हैं। जैसे पहले जब हम CFC प्रयोग करते थे तो बड़ा हानि पहुंचाता था, तो हमने जब HCFC प्रयोग करने लगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वह जो है क्या हुआ, हमारे ओजोन को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाता है, तो उसे ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहते हैं। वैसे ही एक है HBFC यानी हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, तो यह भी हमारे जो है ओजोन परत को क्षय नहीं पहुंचाता है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? इसे भी हम ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहते हैं। वैसे ही HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A, तो ये भी हमारे ओजोन परत को क्षरण नहीं पहुंचाता है, तो इसे भी हम ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों 5वां वायु प्रदूषक हम लोग देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना है कि अगर पूछेगा कि कौन सा गैस प्रदूषक नहीं माना जाता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बता देंगे। ठीक है, इसे प्रदूषक नहीं माना जाता है क्योंकि पेड़ पौधों द्वारा ये क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मनुष्य के नाक से निकला या कंपनियों से निकला या गाड़ी घोड़ा से निकला, तो जो ढेर सारे पेड़ पौधे हमारे प्रकृति में हैं, वो ढेर सारे पौधे जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये ग्रहण कर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रह ही नहीं गया। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? प्रदूषक नहीं माना जाता। लेकिन अगर इस पेड़ को हमने क्या कर दिया? काट दिया, और इस पेड़ को भी हमने क्या कर दिया? काट दिया, अर्थात ज़्यादातर पेड़ों को हमने काट दिया और पेड़ों की संख्या बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है। तो जब पेड़ है ही नहीं और पेड़ की संख्या कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ अवशोषित नहीं कर पाएंगे, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड इसी वायुमंडल में ही पड़ा रह जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसी वायुमंडल में पड़ा रह जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा और इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोगों का सांस फूलने लगेगा, अर्थात अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी तब कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रदूषक गैस के रूप में मानने लगेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण है जीवाश्म के दहन। आप जीवाश्मों को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन के दहन, पेट्रोलियम इत्यादि का जब हम दहन करते हैं तो उसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा वन विनाश, वन का विनाश आप करते हैं तो भाई पेड़ पौधे जो है कम हो जाते हैं। पेड़ पौधे ही तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। और आप सारे के सारे पेड़ पौधों को क्या कर दे रहे हैं? काट दे रहे हैं। जब पूरे वन को विनाश कर दे रहे हैं तो जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा उसे अवशोषित करने वाला कोई नहीं है। तो उसे अवशोषित करने वाला कोई नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? वह उसी वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है वायुमंडल क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी, अर्थात वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण वायु प्रदूषित हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का तापमान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पे ढेर सारे वाहन होते हैं, तो उन वाहनों से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ढेर सारे उद्योग होते हैं, उन उद्योगों से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक, तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड को तो पेड़ पौधे जो है क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के कारण जो है हम लोग वन का क्या कर दे रहे हैं? विनाश कर दे रहे हैं। जब वन का विनाश कर दे रहे हैं तो इसका मतलब पेड़ों को हम क्या कर डाल रहे हैं? काट रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे पड़ा रह जाएगा। इसी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इसकी मात्रा खूब बढ़ती चली जाएगी और बढ़ने के बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी वायुमंडल में ऊपर जाके एक लेयर बना लेता है और इस तरीके का लेयर बना लेता है। और यह लेयर किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है या हरित गृह गैसों की परत होती है। अब यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए जोर मार रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। इसके अलावा और बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जिसके द्वारा ये आपकी लेयर बनेगी, आगे हम लोग बताएंगे, जैसे मीथेन इत्यादि। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते एक कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी और जैसे मीथेन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये सब गैसें मिल के एक क्या बना लेती हैं? परत बना लेती हैं। लेकिन इस परत में प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ठीक है,
तो जो अवरक्त किरणें आती हैं, जो अवरक्त किरणें आती हैं पृथ्वी पर सूर्य से, तो सूर्य से जो अवरक्त किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात जो है, परावर्तित या रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है जाके इसी परत में लड़ जाती हैं और फिर जो है परावर्तित होकर अधिकांश प्रकाश जो है लौट आता है पुनः कहाँ पे, वायुमंडल में। अब बताइए, जब यह अवरक्त किरणें जो होती हैं, इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं, या इधर निकल नहीं पाएंगी, इधर वापस जो है वायुमंडल में नहीं जा पाएंगी, वापस जो है उधर नहीं जा पाएंगी, तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि इसी वायुमंडल में ही सारे के सारे प्रकाश जो है क्या हो रहे हैं, रह जा रहे हैं इस परत के कारण। तो तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या उसी को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक बार दिखाया गया है। देखिए, जो भी गैसें होती हैं, जैसे CFC गैस भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो कार से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो भट्ठे से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जो धान ओन से निकलता है मेथेन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो तो ये सब गैसें जो होती हैं, ये सब गैसें जाके ऊपर इनकी मात्रा बढ़ने के कारण जो है एक लेयर बना लेती हैं। देखिए दोस्तों, ये लेयर यहाँ पे दिखाया गया, ये लेयर है, ठीक है, और लेयर यहाँ पे बना ली है। इंफ्रारेड किरणें जो यहाँ से आती हैं पृथ्वी पर, वह पृथ्वी में टकरा के परावर्तित होके जो है फिर दोबारा क्या होती हैं, इसी लेयर में टकराती हैं और टकराने के बाद फिर इसी वायुमंडल में ही रह जाती हैं। तो सारी की सारी इंफ्रारेड किरणें जब यहीं पे रह जाएंगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी किरणें हैं कोई किरण वापस नहीं जा पा रही, और अगर जा भी रही है तो बहुत कम मात्रा में जा रही है। तो तापमान में वृद्धि होने के कारण, तापमान में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारी अनियंत्रित क्रियाएँ होती हैं, जैसे जो आपका मौसम होता है वो इधर उधर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। तो देखिए, यहाँ पे 2005 में प्रभावी समझौता क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ पे है, जापान में। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था कनाडा वाला, वैसे ही 2005 में प्रभावी समझौता क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसों को बताया गया है। अभी तक हमने आपको बताया एक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को, एक हमने आपको बता दिया मीथेन को। तो उसी प्रकार से 2005 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो क्योटो समझौता हुआ था, उसमें 6 ग्रीन हाउस गैसें बताया गया कि हर देश को इन 6 ग्रीन हाउस गैसों को कम से कम उत्पादित करना चाहिए, नहीं तो वहाँ का या पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण तमाम प्रकार के रोग इत्यादि हो सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 55% प्रभाव डालता है ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव, 55% प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड ही डालता है। देखिए दोस्तों, अगर आप वनों का विनाश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पेड़ अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप औद्योगिकीकरण या नगरीकरण करेंगे, तो औद्योगिकीकरण या नगरीकरण भी करेंगे आप, तो वनों का विनाश करेंगे, और वनों का विनाश करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का दहन करेंगे, जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, इन सब का अगर आप दहन करेंगे, पेट्रोलियम का दहन करेंगे, तो इसके कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आप जानते हैं कि कोयला के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। कई वर्षों पहले जो प्राकृतिक ईंधन है, 65 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पतियाँ और जीवों के दबने से, उनके दबने से जो दाब और ताप अधिक हो गया, तब जो है जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ। जो पेट्रोल है, डीजल है, इसके अलावा कोयला है, ये सब जो है, जो बहुत पहले वनस्पतियाँ और जीव दब गए थे, तो दबने के बाद जो है उनके ऊपर जो है कचरा फेंकता चला गया, उनके ऊपर दबते चले गए, तो जो नीचे थे उनका दाब और ताप इतना ज़्यादा बढ़ा कि वह बदल गए किसमें, जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल गए, जिसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, खनिज इत्यादि कहा जाता है। तो जाहिर सी बात, आप कोयला जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, आप खनिज जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हमने आपको बताया है कि मीथेन है, जिसे CH4 कहते हैं, और यह 15% प्रभावित करता है ग्लोबल वार्मिंग को या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो CH4 या मीथेन होता है, यह सबसे ज़्यादा दलदली भूमि में पाया जाता है, 76%। दलदली भूमि को आप आर्द्र या नम भूमि भी कह सकते हैं। तो आर्द्र या नम भूमि या दलदली भूमि में पाया जाता है। दलदल जहाँ पे रहेगा वहाँ से अपने आप CH4 क्या होगा, रिलीज होने लगेगा। ठीक, उसके बाद जो पालतू पशु होते हैं, पशु जब जुगाली करते हैं, जब वह बिना जो है मुंह चलाते हैं, तो उसे जो है, उससे भी CH4 क्या होता है, निकलता है। तो CH4 का उत्पादन वहाँ से भी होता है। इसके अलावा देखिए, कूड़े करकट में जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ के सड़ने से, अब कार्बनिक पदार्थ का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि के सड़ने से जो गैस निकलती है, उसमें भी CH4 की कुछ मात्रा होती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कोयले की खान से, धान के खेतों से और दीमकों की गतिविधियों से भी
मीथेन निकलता है। और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि दलदली भूमि से भी मीथेन निकलता है, पशु जुगाली से भी मीथेन निकलता है, कोयले की खान से भी मीथेन निकलता है, और धान की खेती से भी मीथेन निकलता है, और दीमकों की गतिविधियों से भी मीथेन निकलता है। और यह मीथेन जो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे प्रकाश जो आता है, अवरक्त किरण जो सूर्य की किरणें आती हैं, वो वापस जो है वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं, यहीं पृथ्वी पर ही क्या होती हैं, रह जाती हैं। तो उसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण बहुत सारे हानि देखने को मिलेंगे। आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। यह 6% जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जैसे भट्टियों में जब आप ईंधन जलाते हैं, तो भट्टी में जैसे भूसी के द्वारा ईंधन जलाए, भट्टी में आप कोयले के द्वारा ईंधन जलाए, तो जब भट्टियों में बड़ी बड़ी भट्टियों में ईंधन जलता है, तो वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कुछ मात्रा में निकलता है, जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। अगला है HFC5। HFC5 क्या है? तो देखिए HCF23 भी इसी में आता है। तो HFC5 है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी जो है ये क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यह 19 गैसों का समुच्चय है, जिसमें से एक गैस है HCF यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो 23, जिसे सुपर ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी कहते हैं। तो औद्योगिक अपशिष्ट मटेरियल, जो उद्योगों से अपशिष्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल निकलते हैं, उनसे निकलने वाली गैस होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जैसे रेफ्रिजरेटर से या जैसे जो भी वेस्ट मटेरियल उद्योग में निकलते हैं, मोबिल ओबिल, तो उससे भी कुछ न कुछ गैस महकती है, नहीं महकती है, तो उसमें रहता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। या आप कह सकते हैं कि 19 गैसों का समुच्चय रहता है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी एक क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी मिलके क्या बनाती है? एक लेयर बना लेती है। उसके बाद दोस्तों देखिए परफ्लोरोकार्बन। तो एक होता है परफ्लोरोकार्बन, जिसे PFC5 कहते हैं। तो यह भी जो होता है, परफ्लोरोकार्बन भी जो होता है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से निकलता है। जैसे एल्युमिनियम का जो इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे स्टील प्लांट होते हैं, एल्युमिनियम प्लांट होते हैं, वहाँ से परफ्लोरोकार्बन निकलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जैसे टीवी, रेडियो, इन सबको बनाने वाला उद्योग जो होता है, वहाँ पर भी परफ्लोरोकार्बन निकलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अंतिम यानी छठवां ग्रीन हाउस गैस है HFC, जिसे आप सल्फर हेक्सा फ्लोराइड कहते हैं। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जो होता है, वो गंधक या सल्फर युक्त ईंधन से होता है। सल्फर को ही हम क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। तो गंधक या सल्फर युक्त ईंधन से सल्फर हेक्सा फ्लोराइड नामक गैस निकलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये 6 गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है, जो ये लेयर बनती है, ये इन्हीं 6 गैस से क्या होती है? बनती है। और अवरक्त किरण जो यहाँ से आता है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहीं वायुमंडल में ही, एक पृथ्वी पर ही रह जाता है, वायुमंडल में वापस जा नहीं पाता है। तो इसका तापमान बढ़ जाता है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो जो 6 है, ये जो 6 गैसें हैं, ये तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में बताया गया है कि ये 6 गैसें हैं, इन्हीं को मेन माना गया है 2005 में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे पहला है जलवाष्प, ठीक है, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 24% जिम्मेदार होते हैं। ठीक, इसके अलावा है ओजोन गैस। तो ये तीनों के तीनों गैस जो अन्य गैसें हैं, ये भी जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे ज़्यादा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है, तो उसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर पूछ लिया कि वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है, और उसमें ऑप्शन में अगर जलवाष्प भी दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आप जलवाष्प सबसे पहले मारेंगे। अगर विकल्प में जलवाष्प नहीं है, तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को मार सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैस में अगर दोनों ऑप्शन में आ गया, तो आप सबसे पहले जलवाष्प मारेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूछ लिया और ऑप्शन यही दिया, तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? विकल्प में सही कर देंगे। अगला है देखिए दोस्तों प्रमुख समझौता। तो प्रमुख समझौता किसके लिए? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रमुख समझौता हुआ। सबसे पहला रियो या पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में हुआ। इसमें कहा गया कि हम कैसे इन 6 गैस को और इन 3 गैसों को, यानी 9 ग्रीन हाउस गैसों को कम करें। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कैसे करें? वन को ना काटें, ठीक है, और जो है ज़्यादा ईंधन का प्रयोग ना करें, कंपनियों में पेट्रोलियम का प्रयोग ना करें, गैस का प्रयोग करें। तो इस तरीके से ढेर सारा बात कहा गया रियो या पृथ्वी सम्मेलन में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कैसे कम करें। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। यह भी संबंधित है किससे? ग्रीन हाउस इफेक्ट से, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कम कैसे करें, ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कैसे करें, पृथ्वी के तापमान को हम कम कैसे करें। वैसे ही तीसरा है पेरिस समझौता। चौथा है भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना चल रही है, इसमें 8 मिशन सम्मिलित हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है रियो या पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल जो है 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। और पेरिस समझौता जो हुआ 2015 में हुआ। और ये तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हैं।
अब यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव क्या पड़ता है, तो वैश्विक तापमान बढ़ने पर या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पर प्रभाव क्या होता है। यद्यपि पिछले 100 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान में केवल 1% की ही वृद्धि हुई है, फिर भी इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। देखिए, जब सबसे पहले जब तापमान हमारे पृथ्वी का बढ़ जाएगा, तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो बर्फीली चोटियाँ होंगी, जो हिमनद होंगे, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। जैसे बर्फीली चोटियाँ जो होंगी, जब इसमें धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तापमान बहुत अधिक होगा, तो तापमान बहुत अधिक होने के कारण ये क्या होंगी, ये जो है पिघल जाएंगी। और पिघल के ये जाएंगी कहाँ पे, एक अरब सागर में चला जाएगा, एक बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो ये जब जाएगा तो जाहिर सी बात है कि समुद्र तल में जब ये पिघल के पानी जाएगा, तो समुद्र का तल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऊपर उठने लगेगा। और समुद्र का तल जब ऊपर उठने लगेगा, तो समुद्र तल से ही 100 मीटर 200 मीटर ऊपर तो रेलवे स्टेशन रहता है, यानी धरती रहती है। तो जब पानी जो है समुद्र तल में से ऊपर उठने लगा, तो वह आ जाएगा कहाँ पे, ज़मीन पे आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा ऊपर उठ के, अर्थात भारी बाढ़ हो सकती है। क्या हो सकती है, भारी बाढ़ की समस्या हो सकती है। और जब भारी बाढ़ होगी, तो हिंद महासागर में सारा का सारा चीज़ जलमग्न हो जाएगा। कई द्वीप समूह जैसे मालदीव उलदीव तो तुरंत जो है, बंगाल की खाड़ी, वो क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं, लक्षद्वीप जो है, ये सब तो तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत जो है हिंद महासागर में ये सब क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और भारी बारिश के कारण जो है ये सब जो हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए, मौसमों का विचित्र व्यवहार भी इसी कारण देखने को मिलता है। आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही आप कहते हैं, अरे अब की गर्मी तो 2 महीने आगे चली गई, अब की तो ठंडी बहुत कम समय तक पड़ी, अब की जो है ठंडी जो है बहुत ज़्यादा समय तक पड़ी। मतलब जो है रिप्लेस कर देता है। जैसे 1 महीना लेट तक गर्मी पड़ने लगती है, 2 महीने लेट तक गर्मी पड़ने लगती है। तो मौसमों का विचित्र व्यवहार भी इसी के कारण देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही मिलता है। फसल समय से पहले पक जाएंगे, दाने अविकसित रहेंगे, छोटे रहेंगे, ये भी एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इसके अलावा देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने किया। फोरमैन CFC से संबंधित हैं, ठीक है, CFC यानी ओजोन परत से संबंधित है। और फोरियर किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। CO2 गैस जो संबंधित है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। CFC गैस जो है ओजोन लेयर से संबंधित है। पराबैंगनी किरण की बात करेगा तो ओजोन परत से संबंधित है। अवरक्त किरण की बात करेगा तो वह किससे संबंधित है, वह आपका इससे संबंधित है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब जलवायु परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, जलवायु में परिवर्तन करता है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण इत्यादि। अगला है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सर्वाधिक उत्सर्जन चीन करता है क्योंकि वहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा देखिए, किस देश को कार्बनिक निगेटिव के रूप में माना जाता है, तो किस देश को कार्बनिक निगेटिव के रूप में माना जाता है, तो वह भूटान है। संविधान के अनुसार अगर आपके पास जितना भी भूमि है, उस भूमि का 70% पर आप वृक्ष लगाए हैं, तो उसे आप कार्बन निगेटिव कहेंगे, यानी वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होगा, वह है भूटान। कौन सा परितंत्र वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो देखिए, आर्कटिक अर्थात उत्तरीय ध्रुव और ग्रीनलैंड की हिमचादर जो है सबसे पहले प्रभावित होगी। CO2 जो है सौर विकिरण के अवरक्त किरण को अवशोषित करता है, ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में बनाई गई थी मनमोहन सरकार के द्वारा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण महत्वपूर्ण प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो परिवहन के द्वारा होता है, 96%। रेडान वातावरण में नहीं पाई जाती है, लेकिन मृदा से प्रकृति में मिलकर कैंसर के लिए जिम्मेदार बन जाती है। वातावरण में तो रेडान पाई नहीं जाती है, लेकिन मिट्टी में जब मिल जाती है, तो मिट्टी में मिल जाने के बाद जो है फसल वसल जब उगाते हैं तो फसल में चली जाती है और कैंसर के लिए जिम्मेदार बन जाती है। लाइकेंस किस प्रकार का के प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, तो दोस्तों देखिए, लाइकेंस जो होते हैं वो वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, क्योंकि ये जो लाइकेंस होते हैं, शैवाल और कवक होते हैं, ये सब सूखने लगते हैं जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होता है, नष्ट होने लगते हैं। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। तो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। इसके सूत्र 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। इटाई रोग किससे होता है, तो इटाई रोग कैडमियम के अधिकता के कारण होता है। इसमें तेज दर्द होता है हड्डी में, शरीर में, गुर्दा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और 9वें नंबर पर भारत है। भारत सरकार द्वारा कब से BS6 मानक के स्थान पर BS4 के मानक के स्थान पर BS6 मानक लागू करने का निर्णय लिया गया, तो वर्ष 2020 से BS4 की जगह BS6 नई टेक्नोलॉजी है जिससे कम प्रदूषण होगा और ज़्यादा एवरेज आपको मिलेगा। वायु प्रदूषण को अब नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो देखिए, हमने सबसे पहला वायु प्रदूषक क्या पढ़ा था, तो सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ा था। चौथा हमने क्या पढ़ा था, हमने चौथा पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा। पांचवा हमने क्या पढ़ा, CFC पढ़ा। तो अब बताइए कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट से जो है धुआं निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मतलब जो पूरी तरीके से प्रज्वलित नहीं होता है, यानी आधा प्रज्वलित
जो ईंधन होता है उसके कारण प्रदूषण होता है। तो सिगरेट जो है, सिगरेट को पर पाबंद लगाना चाहिए। कोई भी ईंधन अगर आप दहन कर रहे हैं तो अधूरा प्रज्वलन मत कराइए, उसको सही से क्या करिए, दहन करवाइए। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, वनाग्नि तो प्राकृतिक कारण है। इसके अलावा जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और मोटर कार चलाते हैं तो इन सबको कम से कम चलाइए, और चलाइए भी तो सीएनजी का प्रयोग करिए। सीएनजी का प्रयोग अगर आप करेंगे तो वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। वैसे SO2 और NO2 ये दोनों के दोनों गैस ऐसे हैं जो जैविक पदार्थों के सड़ने के बाद निकलते हैं। तो जैविक पदार्थों के सड़ने के बाद उसका तुरंत निस्तारण कर दीजिए, तो SO2 गैस और NO2 गैस जो है नहीं निकलेंगे। CO2 गैस जो है, आप वनों को काटते हैं, नगरीकरण औद्योगिकीकरण करते हैं, तो उससे जो है CO2 गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप नगरीकरण और औद्योगिकीकरण पर कंट्रोल करिए। CFC गैस की जगह पे आप कौन सा गैस प्रयोग करिए, HCFC गैस प्रयोग करिए, ताकि AC और फ्रिज में HCFC रहेगा जो पर्यावरण के लिए मित्र है, तब वायु प्रदूषण क्या होगा, नियंत्रित रहेगा। कुल मिलाजुला कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और CFC का कम उत्पादन अगर आप करेंगे तो वायु प्रदूषण भी कम होगा। डीजल रेल की जगह पे हम इलेक्ट्रिक रेल का प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, और जो हम पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं जैसे कोयले का, डीजल, पेट्रोल का करें हैं, तो वहाँ पे हम लोग CNG का प्रयोग गाड़ियों में हम कर सकते हैं। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का भी कम से कम प्रयोग जो है स्वचालित वाहन में करिए, ठीक है। पेट्रोल, डीजल इत्यादि का कम से कम प्रयोग करके वहाँ पे CNG का प्रयोग करिए। BS6 मानक का प्रयोग करिए वाहन में। अब देखिए यहाँ पे आपका CNG LPG के बारे में आगे हम पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। प्रथम व द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक में प्रथम कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा क्या है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। और सल्फर डाइऑक्साइड को ही हम क्रैकिंग गैस कहते हैं, क्योंकि यह एसिड रेन करवा के ताजमहल का क्या कर देता है, क्षरण कर देता है, ताजमहल को क्रैक कर देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जल प्रदूषण अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद।